दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के लिए लगातार चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उसके दलित वोटर्स में सेंध लगाना शुरू किया, फिर उसके बाद पीडीए का फॉर्मूला लेकर के इंडिया गठबंधन आया और 2024 में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। सिंगल डिजिट में आ गया बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 9.5% के आसपास, 0 सीटों पर सिमट गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली। सोचिए जिस पार्टी ने 2007 में जिस पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हो और 2024 आते आते वो 1 पर सिमट जाए, 1 विधानसभा सीट पर, तो आप ये सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर लगभग इधर उधर खिसक गया है, छिटक गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वोट शेयर खिसक गया है, छिटक गया है, तो इसके पीछे के कारण क्या हैं और इस वोट शेयर को खींचने वाले कौन लोग हैं, और क्या बहुजन समाज पार्टी उन ताकतों से, उन पार्टियों से, उन दलों से लड़ने में आज की तारीख में सक्षम है, और अगर सक्षम है तो वो लड़ाई लड़ती हुई दिखाई क्यों नहीं पड़ती। और दूसरी बात, अगर वो लड़ाई लड़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती है तो उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, आज आपको ये मैं बताऊंगा। साथ में बताऊंगा चंद्रशेखर आजाद, बहुजन समाज पार्टी के सामने क्या चंद्रशेखर आजाद अब बहुजन समाज पार्टी के विकल्प बन चुके हैं क्या, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि इस चुनाव के बाद कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसे मुझे लगता है कि मुझे और आपको, हर किसी को जानना चाहिए और समझना चाहिए। ये कोई ऐसी कोरी कल्पना नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के तथ्य हैं जिनके बाद से ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के उनका जो वोट बैंक है, जो बसपा का वोट बैंक है, बहन कुमारी मायावती जी का जो अपना वोट बैंक है, वो कैसे और क्यों खिसकना शुरू हुआ। 2009 का चुनाव था लोकसभा का, और पहला ये चुनाव था जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दलित समाज की तरफ से वोट मिला, फायदा हुआ। बसपा का वोट 2009 में पहली बार भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ। उसके बाद 2014 आया। 2014 में नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया और तमाम तरीके के वादे दावे जो आज तक पूरे नहीं हुए, उनके नाम पर दलित समाज पूरा का पूरा एक तरफा होकर के राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के चलते वो जातीय गोलबंदी से बाहर निकला, आगे निकला, और उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। खास तौर पर एससी कम्युनिटी के वो लोग जो वेलफेयर स्कीम्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, चाहे वो उज्ज्वला की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे वो गांव में रोजगार की बात हो, मनरेगा, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी की मुख्य तौर पर स्कीम थी, योजना चलाई हुई। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से बसपा के वोटर्स जो है उसके अपने वोट बैंक से छिटक गए। जो कांशीराम साहब ने सर्व समाज को जोड़ करके जो एक कुनबा तैयार किया था बहुजन समाज पार्टी के लिए, उसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई। धीरे धीरे ये सेंध बढ़ती गई, लेकिन 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया, उस लोकसभा चुनाव में ये जो वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी से खिसक करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन, इंडिया गठबंधन में कुछ चला गया वोट। कहा गया कि ये जो वोट बैंक था, ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो एक नैरेटिव बनाया, झूठा एजेंडा जो तैयार किया संविधान को बदलने का और आरक्षण को खत्म करने का, उसके नाम पर चला गया। उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो ये जो थ्योरी थी वो फेल साबित हो गई, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से दलित वोटर्स जो है वो सपा में गए थे। लेकिन इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया और वोटिंग परसेंटेज ही डाउन करा दिया करीब करीब हर जगह पर, तो उससे यह हुआ कि यह चुनाव पूरी तरीके से प्रशासन के जरिए जीता गया। इसका मतलब यह है कि भाजपा के पास गया नहीं और समाजवादी पार्टी को भी वो वोट मिला नहीं।
बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से अब रसातल की ओर चली गई। बीते दिनों बहन कुमारी मायावती जी ने एक बैठक की सेंट्रल लीडरशिप के साथ भी की, फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, चूंकि 27 में विधानसभा का चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी अपनी पुरानी रणनीति के तरफ लौटने की तैयारी कर रही, कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो चुनाव हुए विधानसभा के, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो और चाहे उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों का चुनाव हो, इसमें बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई रही वो सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों से रही। इस चुनाव में जब नतीजे आए तो उन नतीजों को स्टडी किया, मैंने खुद स्टडी किया और इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को देखा, तो उसमें एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। वो ये कि उत्तर प्रदेश के 9 सीटों में आजाद समाज पार्टी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने में कामयाब हुई। कुंदरकी में बहुजन समाज पार्टी, माफ कीजिएगा, आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को पछाड़ने में कामयाब साबित हुई। कुंदरकी और मीरापुर में तो बहुत बुरी स्थिति हो गई। बहुजन समाज पार्टी को 1000 कुंदरकी में मात्र 1100 वोट मिला और 5वें नंबर पर खिसक गई, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, उसके बाद ओवैसी की पार्टी, तब बसपा के उम्मीदवार। कुंदरकी में कमोबेश यही स्थिति मीरापुर में भी हुई, 5वें नंबर पर, और इन दोनों ही सीटों पर आजाद समाज पार्टी 3रे नंबर पर और अच्छा खासा वोट लेकर के आई, लेकिन जमानत जब्त होने से खुद को बचा नहीं पाई। बाकी की जो सीटें हैं वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटों पर 3रे नंबर की पोजीशन होल्ड की। 3 सीटें ऐसी थी जहां पर 3रे नंबर की पोजीशन बहुजन समाज पार्टी ने होल्ड की। उसमें आपका कटहरी थी, 41-42 हजार के आसपास वोट मिला। कहा जा रहा है कि इंदु चौधरी की वजह से वहां पर जबरदस्त वोट मिला अमित वर्मा को। फूलपुर में बहुत अच्छा वोट मिला बहुजन समाज पार्टी को। मझुआ में बड़ा शानदार वोट मिला। इसके अलावा करहल और सीसामऊ में भी कुछ बहुत अच्छा प्रभाव ना तो करहल में डॉक्टर अवनीश साके कर पाए और ना तो सीसामऊ में वीरेंद्र कुमार शुक्ला कर पाए। तो कुल मिलाकर के ये दोनों सीटें वैसे भी बहुजन समाज पार्टी के लिए मजबूत नहीं रही हैं। कहने का मतलब ये है कि पहली बार उपचुनाव में उतरी आजाद समाज पार्टी और लगभग पहली बार, लेकिन पहले से एस्टैब्लिश बहुजन समाज पार्टी जब आमने सामने हुई तो यूपी में 2 सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने बसपा को पिछाड़ दिया है। कमोवेश यही स्थिति झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा में भी रही। महाराष्ट्र की जो 288 सीटें हैं उनमें से बहुजन समाज पार्टी 237 सीटों के पर उसके उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। वहीं आजाद समाज पार्टी ने महाराष्ट्र में 29 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। झारखंड की बात करें तो 81 में से 55 सीटों पर बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे थे और आजाद समाज पार्टी ने 17 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। इन दोनों राज्यों को अगर मिला लिया जाए तो 47 ऐसी सीटें थीं, दोनों राज्यों की 47 ऐसी सीटें थीं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट आमने सामने थे। सीधे तौर पर 29 सीटें महाराष्ट्र में थीं जहां पर आजाद समाज पार्टी और बसपा के कैंडिडेट आमने सामने थे और 17 सीटें झारखंड में ऐसी थीं जिनमें आजाद समाज पार्टी और बसपा के उम्मीदवार आमने सामने थे। इन 47 में से 13 ऐसी सीटें थीं दोस्तों, 13 ऐसी सीटें थीं जिसमें आजाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा 34 ऐसी सीटें थीं जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक कॉमन चीज दोनों में यह रही कि दोनों ही पार्टियों की पूरी सीटों, लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो। अब साथियों सवाल यह उठता है कि अगर पहली बार अलग अलग राज्यों में, जबकि बसपा का हर जगह कैडर है, उसके बावजूद अगर आजाद समाज पार्टी बसपा के उम्मीदवारों को वहां पर चुनाव में पीछे छोड़ देती है तो ये बड़ी बात मानी जा रही है। और इसलिए भी क्योंकि पहली बार का अनुभव, पहली बार का चुनाव, न संगठन न कुछ। तमाम सारे लोग कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की खड़ी की हुई पार्टी है और वो उसी के हिसाब से काम करती है। लेकिन यही बात बहुजन समाज पार्टी के लिए तमाम सारे लोग कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी लेकिन इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसने जबरदस्त तरीके से झिला दिया है। कई सीटों पर, उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी और बिहार में, बिहार की एक रामगढ़ सीट है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी को बहुत जबरदस्त वोट मिला, 61,000 के आसपास वोट मिला।
1000 के अंतर से वो सीट बहुजन समाज पार्टी हार गई। तो ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के कैडर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, बस उसमें एक नई ऊर्जा भरने की जरूरत है। जो काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं वही काम बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही है, और वो काम अगर कर लेगी, उसके पदाधिकारी कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति और परिस्थिति सुधर सकती है। लेकिन बहरहाल जिन आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, उन आंकड़ों में अगर देखें तो झारखंड में दोस्तों, झारखंड की जो 13 में से 8 सीटें थी, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, डाल्टनगंज, मांडू, बेरमो, पांकी, गोड्डा, गांडे, इन सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने बसपा को पीछे छोड़ दिया। और इसके अलावा 7 सीटें जो थी, जैसे बिश्रामपुर हो गई, हुसैनाबाद हो गई, बरकट्टा हो गई, गढ़वा हो गई, रामगढ़ हो गई, भवनाथपुर, धनवार, इन सीटों पर, ये 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों पर बसपा आगे रही, एएसपी पीछे रही। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का कैडर अभी भी मजबूत है। सवाल यह है कि जो ऊपर के लोग हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो मंडल के लोग हैं, जो जिले के बड़े लोग हैं, वो लोग बूथ पर क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर वो लोग बूथ पर जाएं, बूथ पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, तो बहुजन समाज पार्टी अच्छा अपना प्रभाव वहां पर स्थापित कर सकती है। कुल मिलाकर के सवाल यही है कि आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का विकल्प है या नहीं है। मुझे लगता है कि टू अर्ली टू से, लेकिन अभी भी बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी से उसका कंपेयर करना कहीं भी उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पहला चुनाव है आजाद समाज पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ा मजबूत कैडर है, बशर्ते उस कैडर को जिंदा रखा जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी के ही उम्मीदवारों को तोड़ तोड़ करके चुनाव लड़ाया है, यानी कि आजाद समाज पार्टी का अपना कोई संगठन नहीं है, वो बसपा का संगठन तोड़ करके अपनी सीटों पर कैंडिडेट उतार रहे हैं। ओवरऑल देखेंगे तो ये सारा का सारा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का ही रहा है। तो दोस्तों, ये एक वीडियो था, ये एक जानकारी थी, मुझे लगा आप लोगों से साझा करना चाहिए। ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।